जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। इस चैनल जिसका नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट, इस चैनल पर दोस्तों हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के लेक्चर आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान एकीकरण, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका, आर्य समाज की भूमिका, बहुत सारे बिंदुओं के अंदर लगभग 100 वीडियो के लगभग दोस्तों इस चैनल पर राजस्थान इतिहास के संबंध में आ चुके हैं, वो भी भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर। दोस्तों जैसे जैसे हमारी जो जर्नी है, हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए हैं, कुछ बच्चों के प्रश्न भी हैं कि सर गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आने की संभावना भी लगातार रहती है और थोड़ा समझने में हार्ड रहता है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है गुर्जर प्रतिहार वंश। और जितना मेरा अनुभव है, जितने मेरा जानकारी है प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश को थोड़ा आसानी से क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कोई प्रश्न आए तो आपको प्रश्न करने में असहज नहीं होना पड़े और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों प्रारंभ करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। पहले हमें दोस्तों ये समझना होगा कि गुर्जर शब्द कहां से आया, प्रतिहार शब्द कहां से आया। क्या गुर्जर का अर्थ कोई जाति सूचक शब्द है या फिर गुर्जर का अर्थ जाति सूचक नहीं होकर कोई और अर्थ दे रहा है? तो थोड़ी सी चर्चा इसकी भी हम करना चाहेंगे। दोस्तों गुर्जर शब्द आया है गुर्जरात्रा से। कहां से आया भाई? गुर्जरात्रा से गुर्जर शब्द आया है। और गुर्जरात्रा का अर्थ क्या है? राजस्थान का पश्चिम से दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है, यानी कि राजस्थान का लगभग पश्चिमी हिस्सा तथा गुजरात का जो हिस्सा है, वहाँ वो जो क्षेत्र आपस में कंबाइंड करता है और वहाँ का जो क्षेत्र रहता है दोस्तों उसे कहा जाता है गुर्जरात्रा प्रदेश पुराने समय में। यानी कि गुजरात का कुछ हिस्सा आ गया इसमें और पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ गया। इसे क्या कहते थे पुराने जमाने में? गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस वजह से दोस्तों ये जो गुर्जर शब्द निकल कर आया है, ये गुर्जरात्रा से निकल कर आया है। इस वजह से दोस्तों गुर्जर शब्द जाति सूचक नहीं होकर स्थान सूचक है। गुर्जर शब्द जाति सूचक नहीं होकर बल्कि क्या है? स्थान सूचक है, यानी स्थान का बोध करवाता है ये, न कि जाति सूचक है। तो पहली बात तो ये है जो हमें समझने हैं कि गुर्जर शब्द गुर्जरात्रा शब्द से निकला है, तो इस वजह से ये शब्द जाति सूचक नहीं होकर कैसा है दोस्तों? स्थान सूचक है। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है तो उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का प्रयोग दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति के अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति जो कि कर्नाटका में स्थित है दोस्तों, और इस ऐहोल प्रशस्ति की रचना दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय के समय हुई थी। पुलकेशियन द्वितीय के समय इसकी रचना हुई थी। यानी ऐहोल प्रशस्ति जो कि कर्नाटका में स्थित है, ऐहोल प्रशस्ति में सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। गुर्जर शब्द जाति सूचक नहीं होकर स्थान सूचक है, ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा गुर्जर शब्द सर्वप्रथम ऐहोल प्रशस्ति कर्नाटका में देखने को हमें मिलता है। अब प्रतिहार पर चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। प्रतिहार का क्या अर्थ है? तो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। एक और अर्थ हम ये निकाल सकते हैं इसका, रक्षक। तो ये मन में ये भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या ये किसी राजा के द्वारपाल थे या किसी राजा के रक्षक थे? नहीं। वास्तव में अगर हम पूरे इतिहास को देखें, खंगाले, तो हमें इस बात की प्रामाणिकता से पुष्टि हो जाती है दोस्तों कि जो प्रतिहार है वो द्वारपाल तो थे, लेकिन वो द्वारपाल थे भारत के। यानी कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा जो भारत की है, वह लगातार अरब आक्रमणकारियों से परेशान रहती थी। यानी कि अरब क्षेत्र से, अरब देशों से लगातार आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, यहाँ के धन धान्य तथा खजानों को लूटने की कोशिश करते थे। लेकिन एक लंबे समय तक प्रतिहारों ने भारत की उत्तरी सीमा की, उत्तर पूर्वी सीमा की रक्षा की थी दोस्तों। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा की थी एक लंबे समय तक इन्होंने, प्रतिहारों ने।
इस वजह से दोस्तों इनको द्वारपाल या फिर रक्षक भी कहा गया, और द्वारपाल और रक्षक को ही प्रतिहार भी कहा जाता है। इनके प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, द्वारपाल हो गया। लेकिन दोस्तों इनका ऐसा मानना है, इनका प्रतिहार राजवंश के शासकों का, ये भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, इस वजह से ये प्रतिहार कहलाए। जैसे भगवान श्री राम जब वन में चले गए थे तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए, और लक्ष्मण जी ने लगातार 14 वर्षों तक भगवान श्री राम के लिए द्वारपाल का कार्य किया, यानी उनके द्वार पर वो पहरा देते थे, उनकी रक्षा करने का कार्य करते थे। और यहीं से इनका ऐसा मानना है प्रतिहार शासकों का कि वो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज होने के कारण प्रतिहार कहलाए, यानी कि वो अपना पूर्वज किसे मानते हैं, लक्ष्मण को मानते हैं, और लक्ष्मण का स्वयं को वंशज घोषित करते हैं कौन, प्रतिहार वंश के शासक। दोस्तों ये जो ऐहोल प्रशस्ति है इसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। हालांकि आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहो तो इसमें गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन ऐहोल प्रशस्ति की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। प्रतिहार वंश के शासकों ने दोस्तों 6ठी शताब्दी से शासन प्रारंभ कर दिया था, और पश्चिमी राजस्थान जो है, राजस्थान का इलाका, यहाँ से इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। प्रतिहार वंश के शासकों ने 6ठी शताब्दी में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन दोस्तों इनका शासन क्षेत्र केवल पश्चिमी राजस्थान ही नहीं रहा, बल्कि इनका शासन क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश भी रहा है, मध्य प्रदेश का इलाका भी रहा है, उत्तर प्रदेश का इलाका जैसे कन्नौज वगैरह में इनका शासन क्षेत्र रहा है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात का क्षेत्र भी इनका शासन क्षेत्र रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों प्रतिहार वंश के शासकों ने 6ठी शताब्दी से शासन करना प्रारंभ कर दिया था पश्चिमी राजस्थान से, लेकिन इन्होंने भारत के अलग अलग भूभागों पर भी एक लंबे समय तक शासन किया है, जैसे कि राजस्थान के, जैसे कि गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जैसे कि कन्नौज आदि। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकार मोनोत नेन्सी इनके 2 ग्रंथ बड़े फेमस है दोस्तों, एक तो नैनसिरी ख्यात और एक मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसमें जो दूसरा ग्रंथ है मारवाड़रा परगनारी विगत उसे मारवाड़ राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। और मुंशी देवी प्रसाद ने मोनोत नेन्सी की तुलना किससे की है दोस्तों, अबुल फजल से करते हुए इनके जो ग्रंथ है मारवाड़रा परगनारी विगत उसको अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी की तुल्य बताया है। तो मोनोत नेन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 26 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं दोस्तों, 26 शाखाएं हैं। लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने मंडोर पर शासन किया, ऐसा माना जाता है। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने मंडोर पर शासन किया, और सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है दोस्तों कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में। मंडोर कहाँ पर है, जोधपुर में है, यानी कि राजस्थान में। और कन्नौज कहाँ पर है, यूपी में। क्या बोला दोस्तों मैंने, मोनोत नेन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 26 शाखाएं ज्ञात है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम शासन प्रारंभ किया था मंडोर से, और मंडोर जोधपुर में है और गुजरात मतलब राजस्थान में है। इसके अलावा सबसे जो प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश ने जहाँ पर शासन किया, उनमें उन सभी शाखाओं में से जो सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है वो है कन्नौज सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है। दोस्तों ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो इसका जिक्र हम कर ही चुके हैं दोस्तों, ऐहोल प्रशस्ति से हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में प्रमाणिक जानकारियां मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर का शिलालेख जिसकी रचना दोस्तों मीर भोज के समय पर हुई थी। मीर भोज के समय पर इसकी रचना हुई थी। मीर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे यशस्वी शासक माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसके शासन काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी, यानी कि ऐहोल प्रशस्ति से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर का शिलालेख से भी हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों घटियाला का लेख, घटियाला का लेख या फिर घटियाला का अभिलेख। घटियाला कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। घटियाला का अभिलेख जोधपुर में जो घटियाला का अभिलेख है उससे भी अपने को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, ऑप्शन में आए कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारियां मिलती है। तो ऐहोल प्रशस्ति कर्नाटक, ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश जिसकी रचना मीर भोज के समय पर हुई थी। इसके अलावा दोस्तों घटियाला का लेख जो कि जोधपुर में है। तो इन 3 स्रोतों से हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में प्रमाणित जानकारियां प्राप्त होती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत है, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी करना चाहिए दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कैसे होती है, थोड़ी सी चर्चा हम उनकी भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस डबल रिपीट करने से दोस्तों जो लेक्चर है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, तो मैं डबल रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको एक बार फिर देखना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना, चांद तारों से पड़ना है आगे। दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और होना स्वाभाविक भी है। जैसे मोनोग्नेंसी के अनुसार इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? वशिष्ठ ऋषि कहाँ पर यज्ञ कर रहे थे? आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और जब राक्षस उनके यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे थे तब उन्होंने अपनी यज्ञ शक्ति से, उन्होंने अपने तपोबल से 4 प्रकार के क्षत्रियों को उत्पन्न किया। सर्वप्रथम उन्होंने उत्पन्न किया दोस्तों प्रतिहार, फिर उसके बाद में किया परमार, फिर किया चालुक्य, फिर किया चौहान। यानी कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ऐसा कौन मानता है दोस्तों? ये तो मोनोग्नेंसी मानता है। इसके अलावा ऐसा कौन मानता है? चंद्रवर्धन, यानी कि पृथ्वीराज रासो में भी इसी बात का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो। वास्तव में दोस्तों ये जो मैं आपके साथ जानकारी डिस्कस कर रहा हूँ ये किसने बताई थी? ये पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्धन ने बताई थी। चंद्रवर्धन के अनुसार वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर तप कर रहे थे, तब उनके तप में लगातार राक्षसों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर उनके द्वारा अपने तपोबल से 4 प्रकार के क्षत्रियों को बारी बारी से उत्पन्न किया गया राक्षसों का नाश करने के लिए। सर्वप्रथम प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, फिर चौहान। तो ये जो ऊपर तीनों हैं ये राक्षसों का नाश नहीं कर पाए, बाद में चौहान उत्पन्न हुए, उन्होंने राक्षसों का नाश कर दिया। ऐसा पृथ्वीराज रासो हमें बताता है। इस मत के अनुसार दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? अग्निकुंड से हुई है। कौन कौन ऐसा मानता है? एक मोनोग्नेंसी मानता है, इसके अलावा चंद्रवर्धन ऐसा मानता है। इसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जो गुर्जर प्रतिहार ये विदेशी जातियों की संतान है। विदेशी जातियों की संतान है। विदेशी जातियों की क्या है भाई? संतान है। विदेशी जातियां जैसे शक हो गई, शीतियन हो गई, हूण हो गई। शक, शीतियन या फिर हूण इनकी संतानें हैं, ऐसा कर्नल जेम्स टोड का मानना है। D.R. भंडारकर और जैक्सन, इन विद्वानों का या फिर इन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुर्जर प्रतिहार खज्जर नामक जाति के वंशज है। खज्जर जाति की क्या है? वंशज है। और ये खज्जर जाति कौन है? ये हूणों के साथ भारत में आकर बस गई थी। यानी कि D.R. भंडारकर, यानी कि दोस्तों D.R. भंडारकर तथा जैक्सन के अनुसार
गुर्जर प्रतिहार खज्जर जाति की वंशज है और खज्जर जाति हुणों के साथ भारत में आकर बस गई थी। उन्हीं से कालांतर में गुर्जर प्रतिहार वंश निकला, ऐसा इन अलग अलग विद्वानों का ऐसा मानना है। और स्वयं इनका क्या मानना है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों का ऐसा मानना है, स्वयं का जो मानना है वो बता रहा हूँ। इनका ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के वंशज हैं, क्योंकि वो भी द्वारपाल थे, ये भी द्वारपाल है, वो भी प्रतिहार थे, ये भी प्रतिहार है। इस वजह से ये अपना संबंध भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ते हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करना चाहेंगे शासकों की। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की, कौन है इनका संस्थापक, है ना, कौन है इनका संस्थापक, पहली राजधानी इनकी कौन सी थी, किसने पहली राजधानी बनाई थी, चौहान, इसके अलावा पाल, चालुक्य, प्रतिहार संघर्ष क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, ऐसे भी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपको वन बाय वन। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, इनका संस्थापक माना जाता है दोस्तों हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति इनके गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या दोस्तों कि हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, ऐसा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। हरिश्चंद्र के लिए दोस्तों कई बार रोहिलिद्धि शब्द भी मिलता है, और रोहिलिद्धि शब्द क्यों मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो हरिश्चंद्र था ये विद्वान व्यक्ति था, इस वजह से कई बार इसके लिए रोहिलिद्धि शब्द का भी प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। तो ये संस्थापक था। इसके 4 पुत्र थे दोस्तों, उनमें से जो रज्जिल है वो इसके बाद में शासक बनता है। हरिश्चंद्र के बाद में इसका एक पुत्र रज्जिल वो शासक बनता है, और रज्जिल क्या करता है दोस्तों, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को अपनी राजधानी बना देता है। इस वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की प्रथम राजधानी मंडोर थी, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, जो कि दोस्तों हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जिल के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है नागभट्ट। हालांकि और भी बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम उनकी चर्चा ज्यादा करना चाह रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों नागभट्ट प्रथम शासक बनता है। कौन बनता है, नागभट्ट प्रथम शासक बनता है। दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो है ये नई राजधानी बनाता है, मेड़ता को नई राजधानी बना लेता है, यानी कि ये मेड़ता पर अधिकार करके मेड़ता को नई राजधानी बना लेता है। यानी कि नागभट्ट से पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी मंडोर थी, लेकिन नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी किसे बना लेता है दोस्तों, मेड़ता को बना लेता है, मेड़ता को बना लेता है। इसके अलावा दोस्तों इसी नागभट्ट प्रथम के लिए नारायण विरुद्ध भी मिलता है, यानी कि इसको नारायण की उपाधि भी दी गई है। ऐसा हिंदी ग्रंथकार की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसको नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इसे कहा गया है कि यह मलेच्छों का शासक, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक होने के कारण, मलेच्छों का नाशक होने के कारण, मलेच्छों का नाशक होने के कारण नागभट्ट प्रथम के लिए नारायण की उपाधि भी अपने को देखने को मिलती है। और मलेच्छों का अर्थ होता है दोस्तों जो धर्म विरुद्ध हो, जो विधर्मी हो, या फिर जो शत्रु हो, या फिर जो विदेशी हो, उसे क्या कहा जाता है, मलेच्छा कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों आक्रांत, आक्रांता को भी मलेच्छा कह सकते हैं। यानी कि नागभट्ट प्रथम के लिए नारायण की उपाधि मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है, आक्रांताओं या फिर विदेशी शत्रुओं का नाशक इसको बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों नागभट्ट प्रथम को वैदिक परंपराओं का पोषक भी कहा गया है, वैदिक परंपराओं का पोषक भी इनको कहा गया है कि जो वैदिक सनातन मूल्य हैं उनको पोषण देने वाला, यानी कि उनको जीवित रखने वाला, अपने शासन प्रशासन में उनको जिंदा रखने वाला, उनको प्रोत्साहन देने वाला ऐसा शासक भी किसको कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। इसके बाद में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है बहुत ही प्रतापी शासक, जिसका नाम है वत्सराज, वत्सराज शासक बनता है।
कौन शासक बनता है दोस्तों? वत्सराज शासक बनता है। वत्सराज के लिए कई बार रणहस्तिन शब्द भी देखने को मिलता है, रणहस्तिन शब्द भी देखने को मिलता है। वत्सराज को दोस्तों रणहस्तिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रण में हाथी जैसा, ये जो युद्ध में हाथी जैसा प्रतीत होता होगा उस समय के कवि इतिहासकारों को, इस वजह से वत्सराज के लिए रणहस्तिन शब्द का प्रयोग भी अपने को देखने को मिलता है। वत्सराज को दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तो किसने की थी? हरिश्चंद्र या फिर रोहिलादी ने की थी। लेकिन गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों वत्सराज को माना जाता है। इसके दरबार में दोस्तों उद्योतन सूरी नाम का विद्वान था, उद्योतन सूरी नामक विद्वान था, जिसने एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों जिसका नाम है कुलयमाला, कुलयमाला। और दोस्तों यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इस एक पॉइंट से। इसके अलावा एक और विद्वान था जिसका नाम है दोस्तों आचार्य जिनसेन, आचार्य जिनसेन, जिनको दोस्तों कई बार जैन चंद्र सूर्य भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? जैन चंद्र सूर्य भी लिख दिया जाता है। इनके द्वारा दोस्तों हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की गई, हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की गई। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको रणहस्तिन के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके दरबार में जो उद्योतन सूरी था उसके द्वारा कुलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा आचार्य जिनसेन या फिर जैन चंद्र सूरी के द्वारा हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की गई। दोस्तों वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय या फिर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। त्रिकोणीय या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। त्रिकोणीय या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था दोस्तों? कन्नौज पर अधिकार को लेकर बंगाल के पाल, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट तथा गुर्जर प्रतिहारों के मध्य जो संघर्ष हुआ है इतिहास में उसे त्रिपक्षीय या फिर त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये संघर्ष दोस्तों लंबा चल रहा था, लगातार कभी ये जीत जाता था कभी वो जीत जाता था। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अंतिम रूप से इस त्रिकोणीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। गुर्जर प्रतिहारों का जो आगे का शासक रहेगा इसके बाद में वत्सराज के बाद में जिसका नाम रहेगा नागभट्ट द्वितीय। क्या रहेगा? नागभट्ट द्वितीय। वो अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में विजेता होता है। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। कन्नौज को लेकर, किसको लेकर दोस्तों? कन्नौज को लेकर। कन्नौज को लेकर एक तो बंगाल के पाल यानी कि बंगाल के पाल शासक, बंगाल के पाल शासक, इसके अलावा दक्षिण भारत के दोस्तों, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार तो स्वयं ही से गुर्जर प्रतिहार, इनके मध्य लंबे समय तक संघर्ष चला और अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों की उसमें विजय हुई। नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों इस गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसको समाप्त कर दिया और गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम रूप से नागभट्ट द्वितीय के समय विजय होती है। यानी नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजय हो जाती है। एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा मैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। कन्नौज जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य था, एक बड़ा राज्य था, समृद्ध राज्य था, उसको लेकर बंगाल के पाल, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट तथा गुर्जर प्रतिहारों के मध्य एक लंबे समय तक जो संघर्ष हुआ जिसका अंत नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज को जीतने के साथ हुआ, उस संघर्ष को कहा जाता है दोस्तों त्रिपक्षीय या फिर त्रिकोणीय संघर्ष, जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। कुछ और पॉइंट है दोस्तों, 2 मिनट का और वीडियो मेरे ख्याल से और बचा है, उसके बाद में ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। रिपीट मैं नहीं करूंगा दोस्तों, अगर आपको रिपीटेशन चाहिए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, वापस शुरू से स्टार्ट कर सकते हो।
24 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का, तो 28 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे सारी चीज़ें। और इसके बाद में एक और लेक्चर बनेगा दोस्तों गुर्जर प्रत्याहारों का, जिसमें 2 लेक्चर के अंतर्गत, यानी कि लगभग यूँ मान के चलो आप 1 घंटे में हम गुर्जर प्रत्याहार वंश को खत्म कर देंगे। एक लेक्चर तो ये, इसके बाद में एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 लेक्चर में गुर्जर प्रत्याहार वंश अपना कंप्लीट हो जाएगा। और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे ख्याल से अच्छा सिलेबस या फिर अच्छी जानकारी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो ओसिया के मंदिर हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं, ओसिया जोधपुर के मंदिर, ओसिया जोधपुर के मंदिर जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं, इनका निर्माण भी दोस्तों गुर्जर प्रत्याहार राजवंश के शासन काल में ही प्रारंभ हुआ था, और उनके काल में ही इनका निर्माण पूर्ण हुआ था। वत्सराज के समय दोस्तों कुछ मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, जो कि बाद के शासक जैसे नागभट्ट द्वितीय और उसके बाद के शासकों के शासन काल के दौरान उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। जैसे कि एक मंदिर है दोस्तों सचिया माता का मंदिर, सचिया माता मंदिर, सचिया माता मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में है। एक मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर। सभी मंदिर जोधपुर में है दोस्तों। एक मंदिर है सचिया माता मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। एक मंदिर है दोस्तों जो अंतिम है अपना महावीर जैन मंदिर, महावीर जैन मंदिर। ये सभी मंदिर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वत्सराज के शासन काल में इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, और बाद के जो शासक हैं उनके शासन काल के दौरान इनका निर्माण कार्य पूर्ण भी हो गया था। जिससे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कार्य तो नागभट्ट द्वितीय के समय ही पूर्ण हो गया था। क्या खास बात है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और एक और खास बात ये है दोस्तों कि जो सचिया माता का मंदिर है, इसके अलावा हरिहर मंदिर और ये जो सूर्य मंदिर है, ये तीनों ही पंचायतन शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली में ये मंदिर बने हुए हैं, कौन सी शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। लेकिन ये जो महावीर जैन मंदिर है दोस्तों, ये महामारू शैली में बना हुआ है, महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ये जानकारी आप जरूर ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासन काल के दौरान सचिया माता मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि पंचायतन शैली में बने हुए, इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और पूर्ण भी हुआ था। इसके अलावा महावीर जैन मंदिर का निर्माण भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासन काल के दौरान पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा रही है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। हमने गुर्जर शब्द कहाँ से आया, प्रतिहार शब्द कहाँ से आया, इनकी जानकारी, उनके स्रोत क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके अलावा कुछ शासकों के बारे में भी आज हमने चर्चा की है। आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहारों ने एक लंबे अरसे तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा की है, एक लंबे समय तक अरब आक्रांताओं से या फिर अरब के आक्रमणकारियों से। इस वजह से इनको प्रतिहार या फिर द्वारपाल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी राजा के द्वारपाल नहीं थे, ये भारत के द्वारपाल थे, भारत की रक्षा करने वाले थे। इस वजह से इनको द्वारपाल या फिर प्रतिहार कहा जाता है। स्वयं अपना संबंध भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से बताते हैं, तो ये जानकारी का ध्यान रख लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो कि काफी डिफिकल्ट माना जाता है, उसको मैंने थोड़ा सिंपल करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा प्रयास है थोड़ा बहुत सफल हुआ होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के ही सेकंड पार्ट को लेकर, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सबसे प्रतापी शासक मीर भोज के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो चीनी यात्री यहाँ पर हिंदुस्तान आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अरबी यात्री जो यहाँ पर आया था दोस्तों सुलेमान, इसके अलावा अल मसूदी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।